हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और जैसा कि आपको पता है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। नीट के लिए है, क्लास 12 के लिए है और जेई मेंस के लिए भी है, टेंशन लेना नहीं है ना। सेम चीज़ आपका ये टॉपिक जो है वो जेई मेंस के लिए भी है। ठीक है, फिर ये नहीं कहना अरे जेई वालों का छूट गया, क्योंकि इसमें जो मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं ना, वो नीट और जेई दोनों के किए। थियरी तो पूरी सेम ही है, एनसीईआरटी बेस्ड थियरी है ना, लेकिन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो मैंने जेई के पीवाईक्यूज भी लिए हैं और नीट के क्वेश्चंस भी है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो बेटा सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है ना आपसे, वो ये पूछा जाता है कि भाई केमिकल काइनेटिक्स है क्या, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो हम कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स की बात करूँ, काइनेटिक्स मतलब स्पीड, काइनेटिक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या बताती है, आपका मूवमेंट, स्पीड बताती है ना। कोई बॉडी जो मूव कर रही है उसकी स्पीड बताती है। तो हम कहेंगे हाँ काइनेटिक्स ले दे के स्पीड की बात है। अब केमिस्ट्री में कोई मशीन तो है नहीं जो उसकी स्पीड बताए, या कोई गाड़ी तो चला नहीं रहे हो जो मैं कहती हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस किस स्पीड से हो रही है, अगर वो पढ़ना है तो हम कहेंगे काइनेटिक्स। आई बात समझ में। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो हम कहेंगे भाई केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का ब्रांच है। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसके अंदर हमें कुछ बातें पढ़नी है। ठीक है भाई, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद, ठीक है भाई, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद, किसके साथ डील करती है भाई काइनेटिक्स। तो हम कहेंगे काइनेटिक्स का मतलब है स्पीड को स्टडी करना, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना, है ना। तो विच डील्स विद स्टडी ऑफ, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ। क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेटा पहला हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, आपके रिएक्शन की स्पीड क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपकी ये जो स्पीड है ये किन किन बातों पर डिपेंड करती। भाई कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कोई एंडोथर्मिक है, कहीं टेम्परेचर लो रखना है, कहीं हाई रखना है, कहीं प्रेशर हाई रखना है, कहीं प्रेशर लो रखना है, कोई लाइट की प्रेजेंस में होगी, फोटो सेंसिटिव है ना, फोटो केमिकल रिएक्शन है तो उसको तो लाइट चाहिए, तो हम यहाँ रेडिएशंस भी, फिर कुछ एसिडिक मीडियम में होती, कुछ बेसिक मीडियम में होती। सरफेस अगर रिएक्टेंट की ज़्यादा है, रिएक्टेंट आपका पाउडर फॉर्म में है, क्रश्ड है, ग्राइंडेड है, तो हम कहेंगे तेज रिएक्शन कर रहा है। लेकिन अगर वो ग्राइंडेड नहीं है, पीसेस के फॉर्म में, तो कम रिएक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे सरफेस एरिया भी इफेक्ट करता है, तो पीएच भी इफेक्ट कर सकता है। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम क्या है, पीएच भी है ना। तो हम कहेंगे ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट करती। तो जब मैं स्पीड पढ़ूंगी, जब मैं स्पीड की बात करूंगी, तो तुम ये भी तो कहोगे भाई ये कर दो तो स्पीड बढ़ रही है मैडम, और ये कर दो तो स्पीड कम हो रही है, तो बात तो सही। तो काइनेटिक्स केमिस्ट्री की ब्रांच है जहां आप रिएक्शन की स्पीड की बात करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे। दूसरा तो बच्चे आप बात करोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड की बात करोगे, और स्पीड किन बातों पर डिपेंड करती है उसकी भी बात करेंगे। और तो भाई तीसरा हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, है ना। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम ये तीन बातें पढ़ने वाले हैं तो हम कहेंगे मतलब काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब तुम्हें लगेगा भाई मैकेनिज्म क्यों पढ़ रहे हो, मैकेनिज्म तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेते, तो हाँ बिल्कुल मैकेनिज्म आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेते, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन आएंगी, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सरल अभिक्रियाएं, सिंपल रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, थोड़ी सी क्या बोलते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती है वो रिएक्शंस, ठीक है। तो बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं तो एलिमेंट्री जो एक ही स्टेप में हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होगी।
अब एक स्टेप में होगी तब तो ठीक है, मुझे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेप में होगी तो मुझे मैकेनिज्म की ज़रूरत है। ठीक है, तो काइनेटिक्स बात करता है कि भाई ठीक है, मैकेनिज्म की बात करता है ना, तो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती है तो आपको क्यों मतलब ज़रूरत है मैकेनिज्म की, तो हम कहेंगे कि भाई क्या पढ़ेंगे हम, तो हम कहेंगे देखो अगर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं तो ठीक है, हम स्पीड उनके हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ 10 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, अब 10 लोगों में उसको ढूंढना है ना, जिसमें सब कुछ चल रहा है। जैसे एक बिजनेस में 10 पार्टनर है ना, तो एक्टिव पार्टनर भी होता है, पैसिव पार्टनर भी होता है। एक्टिव पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है ना, बस जिसका नाम है, जिसके नाम बिजनेस चल रहा है पर वो कुछ कर तो नहीं रहा है ना। और एक्टिव पार्टनर उसके पास शेयर्स कम है लेकिन सारा काम वही कर रहा है, सारा बिजनेस उसी के कंधों पे खड़ा है, तो 10 जनों में उसको ढूंढना तो भारी काम है ना। तो सिंपल रिएक्शन जहाँ 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा 3 मॉलिक्यूल, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जहाँ 1 2 3 नहीं, जहाँ 10 मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल 15 मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, अब उसमें मैं जाके ढूंढूंगा अरे भाई स्पीड किस पर डिपेंड कर रही, तो मुझे मैकेनिज्म चाहिए। तो मैकेनिज्म ढूंढ के मैं पता लगाऊंगी कि यार भाई मैं इसकी स्पीड को कैसे कम कर सकती हूँ, ज़्यादा कर सकती हूँ। मतलब किसी कंपनी में, किसी बड़े बिजनेस में जहाँ बहुत सारे पार्टनर है और मैंने जाके उस एक्टिव पार्टनर को ढूंढ लिया जो पूरा काम कर रहा है, तो मैं बहुत कुछ जान सकती हूँ, मैं अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो हम कहेंगे अच्छा कुल मिला के मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी आपको पढ़ना है, हाँ तो पढ़ना है। तो केमिकल काइनेटिक्स समझे, केमिकल काइनेटिक्स हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन की स्पीड किन बातों पर डिपेंड करती है, और तीसरा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अगर हम ये तीनों पढ़ लेते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेते हैं। अब बेटा केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स इनमें क्या परेशानी है ना, थर्मो भी तो आपको यही बता रहा था, तो हम कहेंगे देखो थर्मो जो है वो काइनेटिक्स से डिफरेंस्ड। अगर हमने थर्मो पढ़ा था तो बेटा थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है, थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमें क्या बताता है, तो हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि भाई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, आपकी रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। हर जगह थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने पहुंच जाओगे कि मैं इसको ही रिएक्ट कर लूँ, इसको ही रिएक्ट कर लूँ, इसको ही कर लूँ, तो यार 5000 केमिकल्स है तो 50,000 रिएक्शन थोड़ा कराने बैठेंगे, तो हम कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं बैठेगा, इतनी सारी रिएक्शंस कब कराएंगे, फिर कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, कहाँ कम चाहिए, तो पहले थोड़ा थियोरी तो लेके आओ। तो हम कहेंगे हाँ, तो थर्मोडायनामिक्स जो है आपको एक रिएक्शन के लिए प्रॉपर टेम्परेचर देता है, देखो इस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो सकती है, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो थर्मोडायनामिक्स टेल्स अबाउट, तो आप कहेंगे फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, आपकी रिएक्शन होनी है कि नहीं होनी, पहले ये बता दो, ठीक है ना। जैसे हम पंडित के पास जाते हैं ना कि देखो मेरा ये काम होना है कि नहीं होना, ठीक है। अब कोई बहुत ही ज्ञानी है, महान है, सिद्ध पंडित है तो बात अलग है, बाकी फर्जी लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स फर्जी नहीं है, थर्मोडायनामिक्स आपको बताता है हाँ फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया आपकी होगी, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, मतलब आपकी रिएक्शन होनी है कि नहीं होनी, ठीक है ठीक है। अब थर्मोडायनामिक्स कैसे बताता है, तो हम कहेंगे देखो इफ डेल्टा जी नेगेटिव, आप कोई रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी निकाल दो डेल्टा जी, तो अगर किसी रिएक्शन में बेटा डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, ये हमने इलेक्ट्रो में भी तो पढ़ा था। तो हम कहेंगे चलो बात तो ठीक है, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब हमारी रिएक्शन क्या है, तो बेटा हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब उसके होने के चांसेस तो बहुत है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन हो तो गई, कम से कम पता तो चला कि होगी कि नहीं। लेकिन स्पीड ग्राउंड पे काम कौन करेगा, तो हम कहेंगे हाँ हमें किसी ने कहा था तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बट उस काम को करने के लिए ग्राउंड पे तो आपको जाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई है ना, ग्राउंड पे तो हमें जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, उस एटमॉस्फेयर को, उस एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ेगा। फिर हमें लगेगा कि हाँ यार थोड़ा मुश्किल है, क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्या बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हो तो जाएगा पर मैं मर ही जाऊँगा, ये काम तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा काम करने की जरूरत क्या है। तो थर्मोडायनामिक्स से फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन होता है कि हाँ हो जाएगा। अब हो सकता है 20 साल में हो सकता है 100 साल में हो सकता है 5000 साल में हो, अरे तो फिर मतलब ही क्या है, नहीं होगा ना कुल मिला के, तो मना नहीं कर रहा है, नहीं डेल्टा जी नेगेटिव होगा, लेकिन ऐसा 100 साल बाद होगा, तो हम कहेंगे फिर रहने दो, इतनी सी तो छोटी सी जिंदगी है, उसे 100 साल तो आपका वेट करने से, ठीक है। तो देखो थर्मोडायनामिक्स आपको, अच्छा एक एग्जांपल बताती हूँ, है ना। थर्मोडायनामिक्स आपको कहता है कि डायमंड जो है वो कम स्टेबल है और ग्रेफाइट जो है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द क्रिस्टलाइन कार्बन है।
तो डायमंड जो है ना वो धीरे धीरे ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे लगा अरे यार थर्मोडायनामिक्स तो कह रहा है कि डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मैं हीरा खरीदूँ तो बेवकूफ़ बनूंगी, क्योंकि एक दिन तो ये हीरा जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, सीसा पेंसिल बन जाएगा, पेंसिल बन जाएगा, लेड पेंसिल जिसे बोलते हैं। तो फिर लाखों रुपए खर्च कर लिए या करोड़ों रुपए लगा दिए और फिर ये तो ले देखिए पेंसिल ही बनना है, तो क्यों ही खर्च करूँ। तो थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो प्रोसेस इतना स्लो है, इतना स्लो है, इतना स्लो है कि 5000 साल लग जाए। 5000 साल तो मेरी पता नहीं कितनी जनरेशन निकल जाएगी, एक बार प्रलय भी आ जाएगा, वो वापस धरती बन जाएगी। हाँ ठीक है, तब तक तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो खरीद ही लेना चाहिए, है कि नहीं। तो थर्मोडायनामिक्स आपको फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन बताता है, लेकिन काइनेटिक्स जो है बेटा, काइनेटिक्स टेल्स अबाउट, तो हम कहेंगे यार काइनेटिक्स तो मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है, काइनेटिक्स टेल्स अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये हमें कम से कम स्पीड तो बता देता है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स तो कहता है कि अगर आप कहते हो हीरा है सदा के लिए, डायमंड इज फॉर एवर, तो आप बेवकूफ़ हो, वो डायमंड तो फटाफट ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा, फटाफट नहीं होगा, डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा। काइनेटिक्स बीच में आता है कि हाँ बिल्कुल होगा, 1000-2000 साल में तो हो ही जाएगा। तो हम कहते हैं ठीक है फिर ओके, कोई टेंशन नहीं है। तो दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्लियर। तो इसका मतलब ये नहीं कि थर्मोडायनामिक्स बेकार है, काइनेटिक्स बहुत सही है, नहीं। मैं उस ग्राउंड पे जाके काम करूं, उस सिचुएशन में काम करूं, उस कंडीशंस को काम करूं, तो पहले ये तो बता दो काम होगा कि नहीं, फिर ग्राउंड पे जाऊं, बाद में आपको कि नहीं ये तो फिजिबल थी ही नहीं फिजिबल, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो है कि रिएक्शन होगी, हर रिएक्शन तो ना 1000 साल लेगी या 500 साल लेगी या 20 साल लेगी, 10 साल लेगी, ऐसा तो नहीं है। थर्मोडायनामिक्स आपको बताता है हाँ रिएक्शन हो जाएगी, ये कंडीशन अप्लाई करो हो जाएगी, समय नहीं बता सकता कितने समय में होगी। काइनेटिक्स जो है वो आपको कहता है एक्सटेंट, है ना, काइनेटिक्स कहता है एक्सटेंट टू अचीव द इक्विलिब्रियम, कितना जल्दी आप इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। स्पीड की बात करता है, उस समय की बात कर लेता है, भाई इतने टाइम में आपका काम हो जाएगा। तो हम कहते हैं ठीक है बढ़िया, वैसे भी शॉर्ट सर्विस के ज़माने में ये चीज़ें बढ़िया है, क्लियर है। तो थर्मो और काइनेटिक्स समझ में आ गया डिफरेंस। तो कोई पूछे बेटा काइनेटिक्स क्या है, तो हम कहेंगे केमिस्ट्री की ब्रांच है, इसके अंदर 3 चीज़ें पढ़ेंगे, रिएक्शन की स्पीड किन बातों पर डिपेंड करती है, और कभी कभी मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म क्यों, तो हम कहेंगे देखो सिंपल सादी सरल अभिक्रिया है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में होती है, तब मुझे चाहिए मैकेनिज्म, है ना। उस मैकेनिज्म से हम उस रिएक्शन को ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन की स्पीड कौन से रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही, या मैं इतना बखेड़ा कर रहा हूँ, माथा बच्चे कर रहा हूँ, पता चला कुछ हुआ ही नहीं, रिएक्शन की स्पीड किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रही, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो मुझे समटाइम्स आई नीड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ओके चलो मान लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स में डिफरेंस, तो मैं कहूँगी देखो थर्मोडायनामिक्स फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन होना या ना होना इसको बताता है। काइनेटिक्स उस समय को बताता है जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। एक्सटेंड टू अचीव द इक्विलिब्रियम, कितनी ज़ील है उस रिएक्शन को पूरा करने की, वो चीज़ के बारे में बात करता है। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस है थर्मो और काइनेटिक्स के अंदर। हम कहेंगे ठीक है चलो, अब अगर हम बात करें तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन तो मैं कहूँगी भाई वो टाइम जिसमें क्या हो, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो उस टाइम की आप क्या करेंगे, बात करेंगे। एक सेकेंड बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम कहेंगे वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना, रिएक्टेंट के घटने की स्पीड या प्रोडक्ट के बढ़ने की स्पीड, है ना, कितना टाइम में कितना खर्च हो रहा है, कितने टाइम में कितना बन रहा है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो मैं कहूंगी रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन, क्या बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, change in concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product with time,
है ना, या पर यूनिट टाइम, अब हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में, हर एक आवर में, विद पर यूनिट टाइम, तो उसे हम बोल देंगे भाई रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो अब होता क्या है, तो देखो मान लो मैंने तुम्हें कहा कि भाई एक रिएक्शन है R गिव्स P, ठीक है, एक रिएक्शन है R गिव्स P, तो बेटा R क्या है, तो हम कहेंगे R तो रिएक्टेंट है, और P क्या है, तो हम कहेंगे P प्रोडक्ट है। ठीक, अब रिएक्टेंट, तो तुम कहोगे रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ घटता है, डिक्रीजेस विद टाइम, और प्रोडक्ट तो भाई टाइम के साथ साथ बढ़ता है। तो बात तो सही, अगर आप रिएक्टेंट की बात करोगे तो समय के साथ घटेगा, और अगर आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो टाइम के साथ साथ बढ़ेगा। ठीक है, तो जो चीज टाइम के साथ घट रही है उसका साइन तो नेगेटिव लेना चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, और जो चीज टाइम के साथ बढ़ रही है उसके रिस्पेक्ट में बात करो तो साइन पॉजिटिव ले लो, तो हम कहेंगे हाँ ये भी बात सही। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो मैं कहूँगी कितने टाइम में ये कितना घट गया, या फिर कितने टाइम में ये कितना बढ़ गया। ठीक है, तो मैं कहूँगी नहीं इसके मुझे रेट बताओ, तो तुम कहोगे देखो इसके रिस्पेक्ट में बताऊं तो भाई ये घट रहा है तो माइनस लिख दो, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन तो dr, और चेंज या चेंज इन टाइम या टाइम टेकन फॉर दिस चेंज तो dt, और इसके रिस्पेक्ट में बात करो तो ठीक है इसके रिस्पेक्ट में बात करो तो ऐसे लिख दो dp बाय dt, है ना, साइन मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, कितने टाइम में कितना बढ़ गया और कितने टाइम में कितना घट गया, इसे हम बोलेंगे क्या, तो बेटा इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट के घटने की स्पीड, प्रोडक्ट के बनने की स्पीड, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद पर यूनिट टाइम, उसे हम बोल देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, ठीक है। अब और देखें तो बेटा रेट को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंट रेट, है ना। एवरेज मतलब तो मैं कह दूंगी टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन विद पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब क्या, अगर तुम्हें लगे भैया आएगी क्या है एवरेज, देखो मान लो कि हम एक ट्रेन में बैठे, ट्रेन मान लो सुबह 9 बजे चल रही है और रात को 9 बजे पहुंचाती है, और 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रही है, तो हम कहेंगे ठीक है 1200 किलोमीटर ट्रेन चलती है और 12 घंटे लेती है, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर जो है वो चल जाती है। क्लियर, एक ट्रेन में बैठे सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक का टाइम लेती है, 12 आवर्स लेती है और 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो तुम कहोगे एवरेज मतलब 100 किलोमीटर पर घंटा चली हो, अच्छी स्पीड है, क्या ही दिक्कत है, तो हम कहेंगे ठीक है। लेकिन क्या वो हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर चली, तो हम कहेंगे नहीं, बीच में स्टेशन आया तो रुक गई होगी, है ना, क्रॉसिंग आई होगी, दूसरी ट्रेन को जाने दिया होगा तब भी रुक गई होगी, बहुत बार मतलब कुछ भी है ना, हो सकता है डैमेज हो या रास्ता ठीक नहीं हो या रूट में बहुत ज़्यादा मोड़ होते हैं, तो हम कहेंगे हो सकता है स्पीड उसकी कम हो गई, या बार बार स्टेशन आता है तो रुकना पड़ता है, तो उसके हिसाब से बार बार ब्रेक तो लगेंगे नहीं झटके से, तो उस मोड़ पे उसका क्या बोलते हैं स्पीड धीमा रहा हो, और जहाँ कोई क्रॉसिंग नहीं है, कोई स्टेशन नहीं है, वहाँ वो तेज चली हो, तो हर घंटे में उसकी स्पीड तो अलग होगी ना। तो आप तो कह रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर, तो भाई हम तो एवरेज की बात कर रहे हैं कि 12 घंटे में 1200 किलोमीटर चल गई, तो 1 घंटे में 100 चली हो। लेकिन इंस्टेंट बताओ, मेरे को तो 10 मिनट बाद ही ट्रेन में उतरना है, या 1 घंटे बाद ही उतरना है, या दूसरे स्टेशन पे उतरना है, तीसरे स्टेशन पे उतरना है, तो क्या पता मेरे को जल्दी पहुंचा दे, शुरू में तेज चलती हो सकता है मेरा जब तक स्टेशन आए वो 150 किलोमीटर पर आवर चलती हो, या फिर मुझे शुरू में ना हो सकता है ट्रेन बहुत धीरे चल रही हो और मेरा स्टेशन पहुंचाने में ही वो 3 घंटे ले ले, जबकि चली तो वो 100 किलोमीटर ही,
तो मैं कहूँगी ये क्या बात है, 100 किलोमीटर पर 3 आवर, है ना, तो मतलब 30 किलोमीटर ही चली। आप तो कह रहे हो 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती। तो हम कहेंगे हम तो एवरेज बात कर रहे थे, सुबह बैठे थे शाम को उतरे। आप तो इंस्टेंट पूछ रहे हो, शुरू के 3 घंटे में पूछ रहे हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, है ना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, आप किस क्षण पे बात कर रहे हो, समझे मेरी बात, आप पर्टिकुलर किस क्षण पे, किस इंस्टेंट पे बात कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, तो बेटा उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और आप ओवरऑल बात करते हो तो हम बोलते हैं एवरेज रेट। तो अगर मैं एवरेज रेट की बात करूं तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, है ना बेटा, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। ठीक है, प्लस माइनस तुम समझ ही गए। और अगर मैं इंस्टेंट रेट की बात करूं, मतलब डेल्टा टी टेंस टू 0, है ना, स्मॉल छोटे छोटे फ्रैक्शन पे, मतलब 0.1 सेकेंड बाद में, 0.1 मिनट बाद में, या अगर 6 घंटे ले रही है तो मैं हर 10 मिनट में स्पीड की बात कर रही हूँ, तो हम कहेंगे डेल्टा टी टेंस टू 0, क्योंकि 6 घंटे ले रही है तो 1 घंटा और 2 घंटे का बीच का तो मार्जिन लो तो समझ में आता है। आप तो हर मिनट पे पूछ रहे हो, हर 20 मिनट पे पूछ रहे हो, हर सेकेंड पे पूछ रहे हो, तो हम कहेंगे भाई स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ले लो और स्मॉल चेंज इन टाइम ले लो। तो बेटा इंस्टेंट रेट होगा प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। ठीक है भाई, चलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया काइनेटिक्स कैसे कहते हैं, काइनेटिक्स और थर्मो में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, और रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होती है। अब इंस्टेंट रेट को फाइंड कैसे करोगे, तो बेटा इंस्टेंट रेट अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं कहूँगी कि इंस्टेंट रेट फाइंड करने के लिए आप ऐसा करो, आपके पास स्मॉल फ्रैक्शन का ग्राफ तो होगा, हर छोटे छोटे टाइम पे आपको चाहिए तो आप एक ग्राफ निकाल दो कंसंट्रेशन और टाइम का। ठीक है, अब मान लो तुम्हें ग्राफ दे रखा है कंसंट्रेशन और टाइम का, ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब आपका ये ग्राफ कुछ ऐसा है ना, या फिर आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, देखो ये भी कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दे रही, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। और मैं आपको कह रही हूं कि आप ऐसा करो, इस टी टाइम पे मुझे रेट बता दो, है ना, पर्टिकुलर इस पे बताओ, 10 मिनट हो इस पे बताओ। अब तुम कह रहे हो पूरी रिएक्शन तो 2 घंटे की, आपको 10 मिनट पे चाहिए, इस मोमेंट पे आपको चाहिए, तो आप इसके जस्ट पास वाले 2 टाइम ले लो, D1 और T1 और T2। तो बेटा T1 टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी, C1, और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी, C2, और यहाँ बना लो एक टेंजेंट, ठीक है, और यहाँ ले लो थीटा। ठीक है, तो देखो ग्राफ का थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, तो मैं कहूंगी तो चेंज इन कंसंट्रेशन है, परपेंडिकुलर अपॉन टाइम। ग्राफ की स्लोप निकालो, तो मैं कहूंगी स्लोप मतलब क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन टाइम, तो परपेंडिकुलर क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और वैसे भी देखो ये ग्राफ क्या है, घटता हुआ है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ग्राफ नीचे आ रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो मैं कहूंगी ये ग्राफ तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है। बिल्कुल भाई, ये ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है, तो आप क्या करो, माइनस लिख दो, और C2 माइनस C1 अपॉन, तो हम कहेंगे T2 माइनस T1। या फिर जो ग्राफ की स्लोप है ना बेटा, वही तो आपका रेट है ना, वही तो हमारा इंस्टेंट रेट है। ठीक है, क्या ही तकलीफ है। अब मैं कहूँगी देखो वहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे देखो इस टी टाइम पे तुम रेट बता दो, तो हम कहेंगे इसके आसपास के 2 टाइम ले लो,
तो ये T1 टाइम कंसंट्रेशन C1 और ये T2 टाइम कंसंट्रेशन C2। अब आप क्या करो, एक टेंजेंट ले लो, है ना, ठीक भाई। तो देखो ये वापस वही होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम कहेंगे जो इंस्टेंट रेट होगी यहाँ पे वो भी वही चीज है, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट है ये ग्राफ, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये ग्राफ क्या है, तो मैं कहूंगी ये ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट है। तो बताना मुझे वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, है ना, उसमें मुझे कोई दो बातें बतानी नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं कहूँगी ठीक है भाई, ले लो इंस्टेंट रेट इक्वल्स टू C2 माइनस C1 अपॉन, तो हम कहेंगे T2 माइनस T1। तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे, है ना, या इंस्टेंट टाइम पे, या डेल्टा T टेंस टू 0, है ना, ये छोटी छोटी कंसंट्रेशन छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे अगर तुम रेट बताते हो तो वो इंस्टेंट रेट है, तो उसको हम ग्राफ से बना देंगे। तो आपको एग्जामिनर ग्राफ दे दे, आप ग्राफ की स्लोप निकाल दो और स्लोप जो है दैट इज इंस्टेंट रेट, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि ठीक है भाई रेट आपने ओवरऑल बता दिया कि रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो मान लो जैसे मैंने तुम्हें कहा कि भाई ए गिव्स बी, आप रेट बताओ, तो ओवरऑल तो क्या चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो मैं कहूंगी नहीं ए के रिस्पेक्ट में बात करूं कि बी के रिस्पेक्ट में, चेंज इन कंसंट्रेशन किसका दिया, आपने रिएक्टेंट का दिया है कि आपने प्रोडक्ट का दिया है, ठीक है। तो हम कहेंगे मान लो रिएक्टेंट का दिया है, तो भाई ये तो समय के साथ घटता है, तो साइन नेगेटिव यूज करो, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करेंगे, तो हम कहेंगे ठीक है। और कंसंट्रेशन चेंज, तो भाई DA अपॉन DT। अब फिर सोचो कि अगर एक ए गायब होता है तो एक बी बनता है, 100 ए गायब होंगे तो 100 बी तैयार है, 1000 ए गायब हो गए तो 1000 बी बन जाएंगे। तो जिस स्पीड से ए घटेगा ना बेटा, उसी स्पीड से बी बनेगा, तो माइनस DA बाई DT इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे DP बाई DT, इसमें क्या परेशान, ठीक है, बात तो सही। तो ये हो गया A गिव्स B। मान लो मैंने अपना एग्जाम्पल बदल दिया, मैंने कहा कि नहीं ऐसा है कि एक रिएक्शन में 2A गिव्स B है, आप रेट बताओ, ठीक है। तो हम तो एक पे एक की बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हो 2A गिव्स B, तो A के घटने की रेट क्या है ना, तो रेट तो मैं पर मोल पे बात करूंगी, तो मैं कहूंगी माइनस DA बाई DT, ये A के घटने की रेट, लेकिन पर मोल लगा, तो अगर मैंने 2 मोल घट रहा है तो डिवाइड बाई 2 कर दो, 1 मोल घटने की रेट तो ये है, 2 मोल घटने की रेट तो डिवाइड बाई 2। तो जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, आप अपनी रेट को उससे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 DA बाई DT। अब B के बनने की रेट, तो मैं कहूंगी ये तो पर मोल पे ही है, तो DB बाई DT। अब आपको लगा ये क्या किया, ये आपने हाफ क्यों कर दिया, तो बेटा जिस स्पीड से A गायब हो रहा है उस स्पीड से B नहीं बन रहा है, 2 A गायब हो रहे हैं, 1 B बन रहा है, A तो 2 जा रहे हैं, B 1 ही आ रहा है, A तो 100 गायब हो रहे हैं, B तो 50 ही बन रहे हैं, A तो 1000 गायब हो गए, B तो 500 ही बन रहे हैं। मतलब तो भाई मतलब A के गायब होने की रेट B के बनने की रेट की डबल है, मतलब अगर देखो ये 2 इधर चला जाएगा तो DB बाई DT, B का जो प्रोडक्शन है उससे दुगना काम हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ इसके गायब होने की रेट इसके बनने की डबल है, या इसका जो प्रोडक्शन है वो इसके गायब होने की रेट का आधा ही है, तो हम कहेंगे हाँ DA बाई DT का आधा ही है, क्योंकि ओवरऑल रेट तो सेम आनी चाहिए ना भाई, रेट थोड़ा ना चेंज होगी, स्पीड क्या है, तो A कहेगा नहीं मेरी तो अलग स्पीड है, B कहेगा मेरी अलग स्पीड है, और भाई तुम्हारी जो भी स्पीड है मुझे तो ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड बताओ, है ना। अगर मैं कोई रिएक्शन को स्टडी कर रही हूँ तो मैं कहूँगी रिएक्शन की स्पीड बताओ, तो ये थोड़ा कहूँ कि भाई A के गायब होने की तो सर इतनी है, B के बनने की इतनी है, C के बनने की इतनी है, मुझे तो ओवरऑल सबके रिस्पेक्ट में स्पीड चाहिए और वो सेम आनी चाहिए, अलग अलग तो नहीं आनी चाहिए। आपस में आपका मसला है कि मैं 2 गायब हो रहा हूँ, तू 1 ही बन रहा है, तू 3 बन रहा है, मुझे तो ओवरऑल प्रोग्रेस रिपोर्ट बताओ, तो वो तो सबके रिस्पेक्ट में सेम आना चाहिए, तो मैं यहाँ बात तो सही। इसलिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है डिवाइड बाय आपको करना है 1/2 कर दो, या 1 बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दो, आप अपनी रेट को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास हेबर प्रोसेस दे दिया इन्होंने,
हेबर प्रोसेस समझते हो ना बेटा, बोलो हेबर प्रोसेस। एक बार तो इसी पे क्वेश्चन था नीट पे कि रेट लिखनी थी, और रेट लिखनी थी हेबर प्रोसेस की, कॉन्टैक्ट मेथड की। अब रेट लिखना तो आता है, स्टोइकियोमेट्री सब आता है, पर ये तो पता ही नहीं हेबर प्रोसेस क्या है, तो फंस गया। तो हेबर प्रोसेस होता है बेटा जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स होकर अमोनिया गैस बनाती है। ठीक है भाई, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स होकर अमोनिया गैस बनाती है। ओके, रेट लिखो, तो मैं कहूंगी रेट इक्वल्स टू, एक नाइट्रोजन गायब होगा जितने 3 नाइट्रोजन तैयार हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन के गायब होने की रेट तो भाई dN2/dt है ना, 1 मोल ही है तो डिवाइड बाय 1 ही है। हाइड्रोजन के गायब होने की रेट तो माइनस dH2/dt, लेकिन 1/3 लिखना है बेटा, dH2/dt। और अमोनिया के बनने की रेट है ना, तो तुम कहोगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2 dNH3/dt। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो रेट विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन बताओ तो माइनस dN2/dt, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बताओ तो माइनस 1/3 dH2/dt, और अमोनिया के रिस्पेक्ट में बताओ तो 1/2 dNH3/dt। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है डिवाइड करते चलो, ठीक है, दिक्कत ही क्या है ना। और एग्जांपल्स देखिए, तो देखो मान लो मेरे पास ये है, इसके रिस्पेक्ट में आप रेट लिखो। HI का डीकंपोजिशन हो रहा है, तो भाई 2 HI गायब हो रहे हैं तो 1 हाइड्रोजन बन रहा है, 1 आयोडीन बन रहा है, यानी HI के गायब होने की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI हाइड्रोजन के प्रोड्यूस होने की रेट की तो डबल है। तो बिल्कुल अगर मैं ऐसा लिखती हूं, देखो 2 है, पहले तो गायब हो रहा है तो माइनस, ये रिएक्टेंट है ये गायब होगा तो माइनस, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा 1/2 कर दो, dHI/dt। ठीक है, अब इसके बनने की रेट तो dH2/dt, और I2 के बनने की रेट तो dI2/dt। बोलो, तो HI के गायब होने की रेट हाइड्रोजन के बनने की रेट की दुगनी है, तो बिल्कुल माइनस dHI/dt इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ dH2/dt। ये 2 उधर चला जाएगा, है ना, और सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बराबर है। देख लो, आपको आपस में रिलेशन बताना है, बराबर है, और मैं तो दूर से देखना है, स्पीड बताओ, तो स्पीड आप किसी के रिस्पेक्ट में निकालो सेम आएगी। क्लियर? क्योंकि हम तो 1 मोल पे बात कर रहे हैं, आप अलग अलग मोल पे करते रहो, जो आपके अलग अलग मोल तैयार हो रहे हैं, हम पर मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां देखो, यहां पे स्पीड बताओ, रेट बताओ, तो मैं कहूंगी रेट इक्वल्स टू, पहले तो कम हो रहा है तो -5 है तो 1/5 डी PR-/dt। फिर ये 5 गायब हो रहा है, ये 1 गायब हो रहा है, तो एक को तो कुछ नहीं लिखो, सिंपल लिख दो डी BrO3- और ये 6 HI ने बेटा, है ना, माइनस लिखना जरूरी है क्योंकि गायब हो रहा है, 6 HI ने तो -1/6 DH+/dt। ठीक है, अब वो बन रहा है तो प्लस कर दो, 3 है तो 1/3। अब ये मत सोचना एक्वस है लिक्विड है, रेट निकालनी है ना, बनने की रेट गायब होने की रेट, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, dBr2/dt। और वापस वही, ये भी 3 बन रहा है, ये भी 3 बन रहा है, तो 1/3 dH2O/dt। क्लियर है बच्चे? सारी बातें क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, तो रेट निकालना है तो रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन यूज करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1 कर दो, और सारी रेट एक दूसरे के बराबर है क्योंकि हमने सबको पर मोल पे कर दिया है। ठीक है ना, 1 मोल बनने की, 1 मोल गायब होने की, 1 मोल के हिसाब से सारा डेटा है, इसलिए सारे आंसर हमारे रेट जो है किसी के रिस्पेक्ट में भी दिखा लो सब बराबर आएंगे। तो ठीक है, क्या ही टेंशन है, ये इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब पहले 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के करते हैं, फिर नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, फिर जेई में जो पूछे वो करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला सवाल,
एक रिएक्शन है R गिव्स P, ठीक है भाई, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है R गिव्स P, ठीक है। क्या लिखा है आगे, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.01। तो बेटा पहले कंसेंट्रेशन है 0.03, है ना, पहले कंसेंट्रेशन है 0.03, बाद में कंसेंट्रेशन है 0.02, ठीक है भाई, पहले 0.03 बाद में 0.02, और टाइम तो टाइम 25 मिनट, ठीक है, टाइम 25 मिनट। आप मुझे एवरेज रेट बता दो मिनट्स में और सेकंड में, ठीक है भाई। तो मेरे पास तो एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है, तो मैं कहूंगी माइनस dr/dt, है ना। अब dr नहीं लिखूं, d तो इंस्टेंट हो गया ना, तो मैं लिख देती हूँ डेल्टा r/dt, डेल्टा t, सॉरी डेल्टा मतलब ओवरऑल चेंज, d तो स्मॉल फ्रैक्शन के लिए था, अब एवरेज पूछो तो मैंने डेल्टा लिख दिया। अब r क्यों लिखा, क्योंकि आप तो मुझे कंसंट्रेशन r के रिस्पेक्ट में दे रहे हो, तो मैं अपना फॉर्मूला r के रिस्पेक्ट में बनाऊंगी, ठीक है। और है तो ये वही चेंज इन कंसंट्रेशन, तो हम कहेंगे हाँ C2 माइनस C1 अपॉन टाइम, ठीक है, C2 माइनस C1 अपॉन टाइम। अब देखो C2 कितना है, तो हम कहेंगे 0.02, और C1 कितना है, तो 0.03, है ना, और टाइम कितना है, तो हम कहेंगे 25 मिनट, पहले तो मिनट्स में पूछा है, ठीक है। तो ये तो माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं कहूंगी 0.01 डिवाइड बाय 25, है ना, यूनिट लिखो। तो बेटा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, रेट की यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो कंसंट्रेशन क्या मोल पर लीटर, है ना, और टाइम क्या मिनट इनवर्स। अब सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ 0.04 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा, है ना, यानी 0.000 और 4 बार 0 आ जाएगा शायद, और फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो ये तो सिंपल है। अब आपसे कहे कि नहीं आप तो रेट को टाइम की जगह सेकंड्स में भी निकालो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, टाइम को मिनट की जगह सेकंड में निकालना, ये तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो मिनट इनवर्स था। अब हम कहेंगे नहीं टाइम को सेकंड में लेना है, तो 25 मिनट और सेकंड में कितना हो गया 60, ठीक है। तो 25 6 कितना 150, तो 1500 सेकेंड्स हो गए। अब रेट बता दो, तो बिल्कुल फॉर्मूला तो अभी भी हमारा वही है, माइनस C2 कितना है 0.03, C1 कितना है 0.02 और C1 कितना है 0.03 डिवाइडेड बाय 1500, तो बेटा वापस वही आ जाएगा 0.01 अपॉन 1500, ठीक है। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो कंसंट्रेशन मोलारिटी और टाइम क्या सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्या ही दिक्कत है, बोलो, सिंपल है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल एनसीईआरटी का सवाल है। नेक्स्ट देखो, अब आपको कहा कि नहीं देखो 2A गिव्स प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.4 इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब मेरे पास ये रिएक्शन है बेटा 2A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, 2A गिव्स प्रोडक्ट। अब मुझे रेट बतानी है, तो मैं तो अपनी बात करूंगी कि देखो रेट इक्वल्स टू ए के रिस्पेक्ट में बताओ। ए के रिस्पेक्ट में क्यों बताओ, क्योंकि तुम्हें कंसंट्रेशन किसकी दे रखी है, ए की। पहले कंसंट्रेशन कितनी है, तो मैं कहूंगी देखो 0.5, बाद में कंसंट्रेशन कितनी है, तो मैं कहूंगी 0.4, और टाइम कितना है, तो हम कहेंगे 10 मिनट, ओके। ये तो हो गई हमारी बात, पहले कंसंट्रेशन बाद में कंसंट्रेशन टाइम। अब आप कह रहे हो रेट बता दो, तो रेट इक्वल्स टू माइनस, घट रहा है इसलिए, है ना। अब देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, 2 मोल घट रहा है, आप कंसंट्रेशन 1 मोल पे बात कर रहे हो, हम तो 2 मोल पे, आपने क्वेश्चन पे आपकी स्टोइकियोमेट्री तो 2 पे कि भाई 2 गायब होगा और एक साथ, एक तो गायब होगा ही नहीं, है ना, और एक गायब होगा तो डिवाइड बाय 2 करो, तो वही तो करना पड़ेगा 1/2, और तो मैं कहूंगी dA अपॉन dt, ठीक है ना, यानी कि -1/2 dA बाई dt क्या, तो भाई वही C2 माइनस C1 अपॉन टाइम टेकन, तो ठीक है, माइनस हाफ C2 कितना है, तो भाई 0.4 और C1 कितना है
तो 0.5, और टाइम कितना लग रहा है तो हम कहेंगे 10 मिनट। तो माइनस का 0.4 प्लस का 0.5 यानी 0.1 है इनका डिफरेंस, तो मेरे पास जो रेट आएगी दैट इज 0.1 अपॉन 2 इंटू 10 यानी कि 20। बोलो ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, यूनिट बताओ तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन मोलारिटी है, टाइम मिनट है ना, तो मोलारिटी मिनट इनवर्स। फिर कुछ बच्चों को लग रहा होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लगेगा कि अरे आप सेकंड्स में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे, तो स्पीड ही तो बतानी है, मिनट में बताए तो क्या दिक्कत है ना। अगर मुझे गाड़ी 1 घंटे में पहुंचा देगी तो मैं मिनट में स्पीड बता दूंगी कि भाई 1 मिनट में इतनी चली, पर मिनट इतना, लेकिन गाड़ी मुझे घंटों में पहुंचा रही है तो मैं स्पीड घंटों में बता दूंगी, आवर्स के अंदर, है ना। और 1 घंटे से पहले ही पहुंचा दी, आधे घंटे में पहुंचा देती तो मैं सेकंड्स में बता दूंगी, 1 सेकंड में इतना चल गई। तो डिपेंड्स, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इस चैप्टर में आपको ऐसा नहीं करना होता है, इलेक्ट्रो में जरूर करते हो क्योंकि आपका फॉर्मूला लगता है चार्ज Q इक्वल्स टू IT, वहां पे आपको टाइम सेकंड में चाहिए होता है क्योंकि मुझे एम्पेयर इंटू सेकंड जो है वो कूलम्स है, तो वहां आपको टाइम चेंज करना है सेकंड में। यहाँ ऐसा कोई टेंशन नहीं है, यहाँ परेशान मत हो, जो है वो सिंपल कर दो। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आपके पास ये रिएक्शन है बेटा 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स, तो हम कहेंगे 4NO प्लस 6H2। ठीक है, अब आपको तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है, तो पहले एक्सप्रेस करना सीखो। तो हम कहेंगे एक्सप्रेस क्या, ठीक है, रेट इक्वल्स टू, ये रिएक्टेंट है माइनस लिखो, 4 है तो 1/4 लिखो, है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन तो भाई DNH3 अपॉन DT। फिर ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस लिखो, 5 है तो 1/5 लिखो, बताया था 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना बेटा। क्लियर है ना, ये तो चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और क्या करें, DO2 अपॉन DT। फिर यहां आओ तो 1/4 DNO अपॉन DT, और यहां आओ तो 1/6 DH2O अपॉन DT। ठीक है, एक बार तो हमने क्या किया, तो भाई एक बार हमने इसको पूरा का पूरा एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, पूरा एक्सप्रेस कर दिया। अब क्या करें, तो आपसे पूछा गया, देखो इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर -3, तो बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO मतलब समझे, यहां तुम्हें दिया है DNO/DT, है कि नहीं। रेट ऑफ फॉर्मेशन NO मतलब समझे ना, DNO/DT, तो यहां हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया DNO/DT कितना, तो हम कहेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर सेकेंड। ठीक है, मोल पर लीटर और इंटू सेकेंड किया, यानी मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। तो देखो अमोनिया का गायब होता है 1/4, NO का भी बनता है 1/4, दोनों बराबर ही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो मुझे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया पूछा है, तो मैं कहूंगी देखो -1/4 DNH3/DT इक्वल्स टू, तो तुम कहोगे 1/4 DNO/DT। ठीक है, अब बेटा 1/4 तो कैंसिल कर दो, तो जो अमोनिया के गायब होने की रेट है वही NO के बनने की रेट है, और NO के बनने की रेट कितनी है, तो मैं कहूंगी 3.6 इंटू 10 की पावर -3, टेंशन ही खत्म, है ना। तो अमोनिया के गायब होने की रेट और NO के बनने की रेट सेम है, ये भी 1/4 गायब होता है,
वही 1/4 बन रहा है। तो जो आपके वो बनने की रेट है यानी 3.6 इंटू 10⁻³ वही आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया है। जो से पूछा ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस अमोनिया, मतलब ये पूछ रहा है DNH3/dt, ये बताओ। ठीक है, तो बता दो। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो देखो 1/6 डी वाटर बनता है DH2/dt, तो 1/4 DNO/dt भी बनता है। ठीक है, तो हम कहेंगे इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो देखो 1/6 DH2O/dt, तो तुम कहोगे इक्वल्स टू 1/4 DNO/dt। ठीक है, तो डी वाटर DH2O/dt, वाटर के बनने की रेट बताओ, तो भाई 6/4 DNO/dt, और DNO/dt कितना है 3.6 इंटू 10⁻³ ठीक है भाई, 3.6 इंटू 10⁻³ है ना, तो इसका 1.5 गुना 3/2 है ना, 3.6 का 1.5 गुना यानी 1.8 और ऐड कर दो। ठीक है, तो हम कहेंगे DH2O/dt इक्वल्स टू 1.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³। ठीक है, यूनिट जो है वो आपको लिखनी है, यूनिट क्या है मोल लीटर में सेकेंड इनवर्स। क्लियर? ठीक है, और क्वेश्चन सिंपल पैटर्न के ही है, ज्यादा कोई टफ नहीं है ना। अभी एक दो अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं आपके जेई के, ताकि मैं आपको कल इसको और कंटिन्यू करूंगी, है ना। तो पहले एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। देखो जेई मेंस 2019 12 अप्रैल का। अब मैं इसमें शिफ्ट नहीं लिखती हूँ, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, वो तुम्हें देखना है। इक्वेशन क्या है देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन XA + YB, ठीक है भाई, XA + YB, आपको ये इक्वेशन दिया है log -dA/dt इक्वल्स टू log dB/dt प्लस 0.3010। ए और बी क्या है, मतलब ए के तो x मोल थे और बी के y मोल थे, तो कितने थे और कितने थे वो छोड़ो, आपके पास तो ये चीजें हैं। तो हम कहेंगे हाँ भाई N ब्यूटेन आइसोब्यूटेन है, C2H2C6H6 है, C2H4C4H8 है, N2O4NO2 है। तो पहले तो मुझे कोई ए और बी बता दे, सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू बता दे, तब मैं थोड़ा दिमाग लगा सकती हूँ, बाकी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही है। ठीक है बेटा, तो हम चलो, तो अब हम क्या करें, तो हम पहले इस इक्वेशन को पकड़ते हैं। देखो log -dA/dt इक्वल्स टू log dB/dt। इसने रेट ऑफ इक्वेशन में है ना, ए के घटने की रेट, बी के बनने की रेट, ठीक है, और साथ में क्या लिख दिया 0.3010। तो 0.3010 सुना सुनाया लग रहा है, 0.3010 log 2 लिख दूं, तो कहेंगे हाँ दिक्कत क्या है, log 2 लिख दो, तो log 2, तो मेरे पास पूरी log में इक्वेशन आ गई। अब तो ठीक लग रहा है थोड़ा। देखो log -dA/dt ठीक है इक्वल्स टू log dB/dt है ना, और प्लस log 2। तो मुझे एक चीज बताओ, log A + log B किसका आंसर होता है? log A + log B किसका आंसर होता है? log A × B। तो हम कहेंगे हाँ एक्चुअली ये log इसका होगा, log, और ये ऐसा होना चाहिए 2 dB या 2 × dB/dt है ना। अगर मैं इसका log लूं, क्या बेटा, अगर मैं इस डेटा का log लूं तो क्या आएगा, log 2 + log dB/dt। log A × B क्या होता है, log A + log B। तो log A + log B को हटा दो तो A × B लिख दो, तो 2 × dB/dt लिख दो। ठीक है, पर log तो मुझे हटाना है, तो दोनों डायरेक्शन में एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग लॉग कैंसिल है ना। अगर मैं यहाँ एंटी लॉग लिख दूं तो एंटी लॉग लॉग कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा -dA/dt। ठीक है,
और यहाँ पे भी अगर मैं एंटी लॉग लिख दूँ तो एंटी लॉग लॉग फिर कैंसिल, तो मेरे पास आएगा 2 dB/dt, है ना। और सॉल्व करूँ तो 2 इधर आ जाएगा, तो स्टोइकियोमेट्री तो मुझे मिल गया कि भाई ये स्टोइकियोमेट्री तो मुझे ऐसा कह रहा है, ये 2 इधर आ जाएगा, 1/2 dA/dt इक्वल्स टू dB/dt। तो मैंने तो अभी क्या सिखाया था, जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है उसको 1 लिख दो, तो भाई 2 A गायब होंगे जितने एक B बनेगा, तो ये तो 2 है और ये 1 है, ये तो मेरा क्लियर है। तो मतलब रिएक्टेंट के 2 मोल और प्रोडक्ट के 1 मोल। अब ये तो सीधा सवाल पूछ ही नहीं रहा, ये कह रहा है ये देखो, तो N ब्यूटेन आइसोब्यूटेन है तो दोनों ही ब्यूटेन है, एक ब्यूटेन से एक ही ब्यूटेन बनेगा, है ना, चाहे नॉर्मल और आइसो, तो मेरे को तो 2 पे 1 बनाना है, तो ये आंसर तो नहीं है। C2H6 C6H6, तो बेटा इसका 3 गुना करो, C2 को 3 से मल्टीप्लाई करो C6, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी C6, तो इसका अगर मैं 3 गुना करूंगी तो ये बनेगा, तो ये 3 होना चाहिए, तो मेरे पास तो 3 नहीं है, 2 है, तो पहला आंसर गलत, दूसरा गलत। अब यहां आओ C2H4, है ना, C2H4 से C4H8, तो मैं कहूंगी हाँ अगर मैं इसका दोगुना करूं, देखो 2C2H4, तो जरूर मुझे क्या मिल जाएगा, C4H8, ये 2A और ये B, तो ये ठीक लग रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन 3। समझ में आया? अब ऐसा नहीं है जेई में पूछा तो मेडिकल में नहीं पूछ सकता, ज़्यादा चांस है जो सवाल जेई में पूछा हुआ है मेंस का वो आपसे मेडिकल में पूछा जाए। पेपर टफ करने का एक ही तरीका है उनके पास, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है ना। तो सब कुछ सीख लिया और फिर भी मतलब ये क्वेश्चन नहीं बना, तो तुम सोचो थियोरी कितनी सिंपल होती है, अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? और क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, NO2 required for a reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation। ठीक है भाई, हमारे पास twice N2O5 gives 4NO2 plus O2 है। अब इनिशियल कंसेंट्रेशन N2O5 की 3m है एंड इट इज 2.75 m आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट बाद भी कंसेंट्रेशन दे दी, इनिशियल भी दे दी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताओ। ठीक है भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताओ और कंसंट्रेशन तो आपने मुझे N2O5 की दे रखी, यानी मुझे इसको और इसको इक्वेट करना चाहिए। तो मुझे तो पता है कि ये घटेगा क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दो, आगे 2 लिखा है तो 1/2 कर दो, DN2O5 अपॉन dt इक्वल्स टू, भाई ये 4 है तो 1/4 कर दो, DNO2 अपॉन dt। ठीक है, अब N2O5 की कंसंट्रेशन चेंज, तो बेटा मुझे तो यही लिखना है -1/2 C2 - C1 अपॉन dt इक्वल्स टू 1/4 DNO2 अपॉन dt। ठीक है, अब C2 - C1, तो बाद की कंसंट्रेशन 2.75, पहले की कंसंट्रेशन 3 है, तो -1/2 2.75 -3, और टाइम कितना लग रहा है भाई 30 मिनट्स, आंसर विथ मिनट्स भी है ना, ये इक्वल्स टू 1/4 DNO2/dt। तो आपसे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा है, मतलब सिर्फ इतना कि DNO2/dt पूछा है, तो जो भी आंसर आए उसका 4 गुना कर दो, तो 4/2, है ना। और डिफरेंस तो देखो पॉजिटिव ही आएगा, ये माइनस का 2.75 और ये 3, तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 में से 3.25 कम कर दो, 0.25, तो 0.25, और टाइम कितना लग रहा है, तो 30। ठीक है, अब सॉल्व कर लो भाई, तो ये कितना हो गया 50/300। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 5/3, 1.6 हो गया क्या, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, पॉइंट उड़ाया तो 2 0 आएंगे ना, हाँ ये पॉइंट उड़ाया तो 2 0, ठीक है,
हाँ, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो हम कहेंगे हाँ भाई आंसर तो यही बैठ रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई मेरी, कैसे करना है, क्या करना है। ये भी सवाल आपका जेईई मेंस का पूछा हुआ है। तो हम कहेंगे हाँ ये तो सिंपल उसी पे बेस्ड था, ये 2 कम हो रहा है तो 4 बन रहा है, तो इसके 2 के घटने की रेट इसके 4 के बनने की रेट बराबर हो जाएगी। 4 आप इधर ले जाओ तो 4/2 है ना। और कंसंट्रेशन का डिफरेंस तो देखो 3 में से 2.75 कब कर दो तो 0.25 है। तो 0.25 अपॉन 30 इंटू क्या करना है 4/2 यानी कि 2। ठीक है, बाकी तुमने सॉल्व करा ही है, क्लियर है। तो समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं नीट के अंदर, जेईई के अंदर, और कैसा सिंपल सा थियरी का टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ तक मेरे सामने बने हुए हैं, तो मेरे साथ में बने हुए हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सब चैप्टर की DPPs अवेलेबल है ऐप के अंदर, है ना। ऐप पे भी डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो आप ऐप पे सारा ले सकते हैं, सारा कंटेंट ले सकते हैं, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बिना एड्स के मिल जाएंगे, और एक सिस्टमैटिक पैटर्न में मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी सब अवेलेबल है, जिन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए उनको सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। लेकिन फिर परेशान होते हैं, अरे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, इसका पार्ट ये नहीं मिल रहा, ऐड आ जाता है, तो वो तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो ऐप में ये सारी चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन मतलब प्राइस के अंदर मिलेंगी, आपको कोई टेंशन की जरूरत है नहीं। तो बता दिया मैंने जो बताना था। अब मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम इसी के साथ, अगले टॉपिक के साथ। और एक रिडॉक्स का बहुत अच्छा भेजा है मैंने आपको क्वेश्चन का, है ना, वो क्विज है, लेकिन वो मैंने इसी पे यूट्यूब पे अवेलेबल कराया, उसको जरूर करेंगे। उसमें रिडॉक्स की मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन जो है वो डाले, वो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिडॉक्स मतलब आपको लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो और ना इक्वेशन बैलेंस करना सीख जाओ, सब बन जाता है ना। लेकिन उसका एक भी क्वेश्चन इनसे नहीं बनता है, तो उसको जरूर करना। उसमें 20 क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर वही लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर लाइक। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।